स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? हेलो। नो सर। होनी चाहिए। हो गई सर। ओके। ठीक है, तो आज हमारी क्लास 2 है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो जहाँ पे हमने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, हमने मॉडर्न इंडिया के बारे में बात कर रही थी कल, ठीक है ना। मॉडर्न इंडिया क्या है हमारा, जो हमारी ब्रिटिश रूल से जब हमें आज़ादी मिली 1947 में, उसके बाद हमारा इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब डिक्लेयर किया गया, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद से हमें बहुत सारे चैलेंजेस, वॉर्स, ठीक है ना, जैसे इंडो पाक चाइना, ठीक है, इंडो पाक और चाइना के साथ हमारे युद्ध हुए, है ना, कारगिल वॉर हुआ। और उसी के साथ साथ हमने बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल करी इसी पीरियड में। जैसे जैसे हमारा इसरो है ना। इसरो की शुरुआत हुई आईआईटी में, आईआईएम में, है ना। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और पोखरण पोखरण 1975 में जब इंदिरा गांधी के टाइम पे परमाणु का परीक्षण किया गया था, परमाणु इस बम का। तो वो सब चीज़ें क्या हैं, ये आज़ादी के बाद की चीज़ें हैं, ठीक है। और वो सब क्या आया था, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गया। अब हो रही है क्या? सर क्लियर नहीं आ रही सर आवाज। ये तो नहीं। अब आवाज आ रही है, क्लियर आ रही सर है? नेटवर्क इशू है क्या? नहीं नहीं, नेटवर्क नहीं है एक्चुअली, ये मैं माइक से ऑपरेट कर रहा था इस समय। अब आ रही है क्या, आवाज साफ आ रही है? हाँ अब आ रही है। ओके। यस सर आ रही है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बात करेंगे कल्चर्स ऑफ इंडिया की, ठीक है ना। इंडिया में कितने तरीके के कल्चर हैं, है ना, ये सारी बातें, और रिलीजन है, लैंग्वेजेस हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर हैं, ये सारी क्यूजीन्स होती हैं, ये सब किस में आएगा, हमारा इंडियन कल्चर में आएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसके की एस्पेक्ट्स हैं हमारे इंडियन कल्चर के, उनके बारे में बात करी जाएगी। तो सबसे पहला हमारा की एस्पेक्ट क्या है, हमारा रिलीजन। रिलीजन क्या होता है, धर्म। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा, सभी ने जानते होंगे कि इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं। और इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है कि धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता का क्या मतलब होता है, जो कि किसी भी धर्म, मतलब आपसी धर्मों में कोई भी भेदभाव नहीं होना, है ना। किसी भी एक धर्म को तवज्जो नहीं देना, सभी धर्मों को बराबर ट्रीट करा जाना, ये सब किस में आता है, धर्मनिरपेक्षता में आता है। और इंडिया में इसी का सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि हम सभी लोग अलग अलग धर्मों के होते हुए भी सब एक साथ रहते हैं, सभी हंसते खेलते रहते हैं, और हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए उसी हिसाब से प्रयास भी करते हैं। ठीक, तो हमारे जो इंडिया के कौन कौन से मेजर जो रिलीजन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हिंदुइज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, सिखिज्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, चार हमारे मेन रिलीजन है। और इसके बाद मुस्लिम और क्रिश्चियंस भी होते हैं, और अदर कम्युनिटीज भी हैं, जैसे पारसी भी होते हैं, सिंधी कम्युनिटी भी है ना। अलग अलग तरीके की अलग अलग जनजातियां भी रहती हैं, ट्राइबल्स लोग भी रहते हैं इंडिया में। तो ये सारे क्या आ जाते हैं, रिलीजन्स में आ जाते हैं हमारे इंडिया के। ठीक, पहला तो हमारा की एस्पेक्ट क्या हो गया, रिलीजन, जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं। उसके बाद आ जाती है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या है, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है लैंग्वेज की, ठीक है ना।
लैंग्वेज की डाइवर्सिटी से क्या मतलब है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र की भाषा और आपसे करीब करीब ये मानिए कि 50 या 30 किलोमीटर के दूरी पे ही आपकी भाषा का विस्तार हो सकता है या फिर बदलाव आप बोल सकते हैं उस चीज को, है ना। वो आप देखने को मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि इंडिया में कई तरीके की भाषाएं हैं और हर भाषा क्या है, लोकल लैंग्वेज ज्यादा है। सबसे बड़ी बात होती है भाषा के डाइवर्सिटी की वजह क्या है कि यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस का ज्यादा चलन है। ठीक है, तो हर एक रीजन की एक पर्टिकुलर लोकल लैंग्वेज होती है। वैसे इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं वो कितनी है, 22 है। और ये हमारे संविधान की किस सूची में आता है, 8वीं अनुसूची में आता है, 8th शेड्यूल में आता है। ठीक है ना। और इस ये 22 भाषाएं हैं। तो यानी कि आप सोच सकते हैं कि जब इंडिया के अंदर 22 भाषाएं हैं, है ना, और हमारे राज्य कितने हैं, कोई बताएगा हमारे कितने राज्य हैं इंडिया में, कितनी वो हैं राज्य? अरे कोई बात नहीं, चलिए 28 राज्य हैं, इतना तो होना चाहिए पता। ठीक, तो अब देखिए 22 भाषाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा मैं एक ब्रीफली आपको बता देता हूँ, नाम ले देता हूँ मैं आपको। पहली वो मान लीजिए आप हिंदी, और इंग्लिश। ठीक है, ये तो दो हैं ही। उसके बाद असमीज, बंगाली, बोगो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़ा, है ना, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली भी भाषा बोली जाती है, जबकि वो नेपाल में आप सेंस करेंगे उसे, लेकिन क्या है वो कुछ रीजन ऐसा है जो कि नेपाल के इन्फ्लुएंस में है, तो वहाँ पे नेपाली भाषा बोली जाती है। ओडिया, उड़ीसा के लिए, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ठीक है ना। और हमारी जो डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज भी है एक, मतलब एक नहीं दो हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड लैंग्वेज बोली जाती हैं, जो कि आप पूरे इंडिया में वह डॉक्यूमेंट, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इन दो भाषाओं में लिखा गया है तो वो पूरे इंडिया में मान्य होगा। ठीक है। अब आप ये कहोगे सर साउथ में अगर किसी को नहीं पता है, ठीक है, तो आप उसके लिए अलग से उन दो लैंग्वेज के साथ में आपको जो भी निकालना है उसकी एक पर्टिकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी आप उस चीज को निकाल सकते हो, है ना। आप कभी देखते होगे जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है जॉब से रिलेटेड या फिर कोई भी एक उद्घोषणा होती है, ठीक है ना, बजट आता है, गजट आता है, तो हमेशा जो दो लैंग्वेज है उनमें जरूर आएगा। वो कौन कौन सी है, एक तो हमारी हिंदी हो गई, है ना, और एक हो गई हमारी इंग्लिश। इन दो भाषाओं में हमेशा से आएगा। लेकिन उसके बाद जो आपकी एक पर्टिकुलर रीजन की एक जो लोकल लैंग्वेज होगी वो उसमें भी दिखाया जाएगा, उस बजट को, गजट को, जो भी आपका एडवर्टीजमेंट है वो, है ना, उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में जरूर होगा। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी लैंग्वेज की बात। इसके बाद आ जाता है हमारा आर्ट और आर्किटेक्चर। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे आपने देखे होंगे आर्ट और आर्किटेक्चर से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हो गए, है ना, कई सारे महल हैं। आगरा में ही देख लीजिए आप, जैसे ताजमहल है ना, खजुराहो के टेम्पल हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, और कोणार्क का सूर्य मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है। ठीक है ना। तो काशी विश्वनाथ के भी मंदिर अब बन चुका है, बनना है, सॉरी कॉरिडोर बनना है ना। और भी बहुत सारे जो आप साउथ में तिरुपति बालाजी का मंदिर है, पुरी में उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर है ना, केदारनाथ का मंदिर है। ये क्या है, सारे इंडिया का आर्ट और आर्किटेक्चर दिखाता है कि कितना हमारा अच्छा आर्ट और आर्किटेक्चर था, है ना। आप जो मैंने कल भी बताया था आप लोगों को कि गुप्ता और मौर्यन पीरियड में जो महल बने थे, है ना, मेगास्थनीज ऑफ आयान आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि ये भगवान के द्वारा बनाए हुए लगते हैं। इतने भव्य थे और इतने शानदार महल थे मौर्य साम्राज्य में कि उन्हें क्या कहा जाता था फाहियान के द्वारा कि ये गॉड क्रिएटेड है ना, कि गॉड ने बनाए हैं ये चीजें। तो इतनी भव्य होती थी। ये आर्ट था हमारा, आर्किटेक्चर इस तरीके इतना बुलंद था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम किसमें, क्विजीन में। क्विजीन यानी कि खाना पीना। जो हमारे इंडिया का क्या है, बहुत देखो, जो हमारे इंडिया में सबसे पहले ट्रेडिंग शुरू हुई थी वो किसकी हुई थी, मसालों की हुई थी ना। जो भी ट्रेड करने आए थे, जो कोलंबस आया था हमारे यहाँ इंडिया में गलती से जब आया था, तो वो लेके क्या गया था साथ में, काली मिर्च, है ना, और मसाले।
मेन क्या थी? काली मिर्च इसलिए मेन कही जाती है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। सर हमें आपकी क्लास का वो जो आप लिख रहे हो स्क्रीन वो नहीं दिख रही है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? बाकी क्या सबको आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो? नहीं 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 नहीं, शेयर हो रही है स्क्रीन। किसी और के भी ये दिक्कत है क्या? नहीं सर, शेयर नहीं सर हो हो रही है। सर हम लोग ही दिख रहा। रहे नहीं हैं। दिख रही सर। नहीं दिख रही? सर हमें नहीं दिख रही है, सबके बस वही दिख सर रहे हैं सिर्फ आईडी अपनी तो। आईडी दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। अरे मैंने ठीक है आपसे सर। पूछा था तो आपने नहीं बताया ये चीज। रुकिए। सर हमें लगा कि आप ऐसे ही पढ़ा रहे हो। अरे हाँ, हमने अपने ऑप्शन में भी चेक करके देखा कहीं हमारा ही कोई गड़बड़ तो नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं 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 था, नहीं नहीं नहीं, इसलिए पूछा। एक सेकंड मैं दोबारा से करके देखता हूँ। ईमेल आईडी हो रही है सर सबकी। ओके ओके। ये क्या हो रहा है ये? अब हो रही है? नहीं सर अभी भी कुछ नहीं दिखा। नो सर। नो सर। अरे भाई ये क्या हो गया? तो होनी तो चाहिए भाई। मेरी तरफ से तो स्क्रीन शेयरिंग ऑन है, आपकी तरफ से क्यों नहीं आ रही है? हो गई सर, हो गई है तो। हो गई हो गई। हो गया। हो गया सर। यस ओके। सर, यस सर। जी सर। अब देखना अब आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके ओके। जी सर। भाई देखो कोई भी दिक्कत हो करे बता दिया करो तुरंत, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ओके सर। ओके। अब माइक ऑफ कर लो अपना। ठीक। हाँ, तो अब बात करेंगे हम क्विजीन की। क्विजीन क्या होता है? जैसे खाना पीना। जो इंडिया में आप देखते हैं कि कई सारे हर जगह का खाना पीना अलग होता है बिल्कुल, ठीक है ना? आपके जैसे आगरा में सुबह सुबह नाश्ता किया जाता है बेड़ी कचौड़ी जलेबी का, है ना? और दिल्ली में ये सब चीजें नहीं होती। वो वहाँ पे क्या है, समोसा वगैरह जो भी चाट वगैरह मिलती है वो क्या होता है, शाम के टाइम में मिलती है। आप यहाँ पे कर रहे हैं सुबह सुबह, आप सुबह सुबह खा के जा रहे हैं, वहाँ पे शाम को आदमी थका आ रहा है तब वो खा रहा है। ठीक। तो ये एक तरीके से ये इतनी पास में है, हमारा दिल्ली हमसे कितनी दूर है, केवल 200 किलोमीटर, है ना? लेकिन उसमें क्या है, कितना बड़ा चेंजेस आप देख रहे हैं खाने पीने में, है ना? और वहाँ पे मुगलई खाना बहुत फेमस है दिल्ली में। मुगलई क्या, जो कि मुगलों के द्वारा एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुगलों के द्वारा लाया गया खाना है ना? तो क्विजीन क्या है, इंडिया क्या है अपने स्पाइसेस हर्ब्स, है ना, और जितने फ्लेवर्स हैं उनके लिए बहुत फेमस है। जो मैंने आपसे बात करी थी कि कोलंबस जो आया तो वो अपने साथ लेके क्या गया था ट्रेड के साथ, ट्रेड में, कि काली मिर्च और मसाले, खड़े मसाले जो थे वो लेके गया। अब उससे सबको पता चली कि इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अलग अलग तरीके की हर्ब्स और स्पाइसेस मिलते हैं। उसी के चक्कर में सारे जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे वो सब इंडिया से ट्रेड करने के लिए आए, और उसी के बाद कोलोनाइजेशन शुरू हुआ था। ठीक। तो ये चीज आप देखोगे कि इंडिया में क्या है, खाने पीने की बहुत ही ज्यादा वैरायटी है। साउथ जाओ, साउथ का डोसा फेमस है, इडली फेमस है, उत्तपम फेमस है, उपमा फेमस है ना? और ऐसी आप गुजरात साइड यानी पश्चिमी भारत में जाओगे तो वहां पे क्या मिलता है आपको? गुजरात में ढोकला मिलता है ना? फाफड़ा है, खांडवी, ये सब क्या है, ये गुजरात की लोकल डिशेज है। ठीक है। ऐसी आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो जम्मू कश्मीर में क्या मिलता है, कहवा होता है, एक तरीके की चाय होती है वो, है ना? हर्ब्स की बनी हुई, केवल चाय पत्ती की नहीं होती वो उसमें हर्ब्स भी पड़े होते हैं बहुत सारे। तो वो वहाँ के लिए बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ पे मौसम ठंडा रहता है ना? तो उस हिसाब से वो चीज वहाँ पे बनाई गई, कहवा कहते हैं उसे। ठीक। ऐसी आप आ जाओ क्या नाम है, पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में क्या होता है कि जैसे पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, है ना, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये क्या है, पूर्वी क्षेत्र आ जाता है हमारा। तो यहाँ पे क्या है, ज्यादातर चावल खाया जाता है ना? मोटा चावल खाया जाता है। तो और नॉन वेज बहुत खाया जाता है। बंगाल में, उड़ीसा में क्या है, मछली
और जो चिकन मटन ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस है उन लोगों का। बिहार में भी काफी है ना। तो ये क्या है, और आपने सुना होगा कि बिहार का लिट्टी चोखा बहुत फेमस है। और साउथ में मैसूर में देखो तो मिठाई में मैसूर पाक होता है, वो बहुत फेमस है। पश्चिम बंगाल का गुलाब जामुन, सॉरी रसगुल्ला, है ना। ये सारी चीजें क्या है, अब आप नॉर्थ में आ गए हो बीच में, अब आप आओगे सर हमारा तो कुछ बताया नहीं। तो आगरा का ले लो पेठा, है ना। पेठा बहुत फेमस है। मथुरा का पेड़ा बहुत फेमस है ना। और आप ज्यादा और थोड़ा सा आप और अंदर जाओ तो हाथरस में बहुत अच्छी बालूशाही मिलती है। तो ये चीजें क्या है, हमारी इंडिया की कुजीन्स है, जो कि आपको इंडिया में ही मिलेगी। और जो इंडिया, आप ये देखो जो चीज जहाँ की बेस्ट होती है ना, और आप वहीं से खरीदोगे तो आपको एक अलग टेस्ट मिलेगा। अब आप ये कहो कि सर गुजरात में वो ढोकला मिलता है, साउथ में डोसा मिलता है, इडली मिलती है, वो तो हमें यहाँ पे भी मिलती है। हम क्यों जाए वहां पे खाने के लिए इतनी दूर, जो चीज हमें यहीं मिल रही है। लेकिन आप जब वहां की लोकल जाके वहां पे खाओगे ना, तो आपको यहाँ से चेंज मिलेगा उसके खाने में, ठीक है ना। जैसे हो सकता है वो क्या है ना, वहां पे गुजरात में हर चीज में थोड़ी सी चीनी डालते हैं, शक्कर डाली जाती है। तो वो क्या चीज है कि वो अपने तरीके से बनाते हैं, जो उनका तरीका है वो उस तरीके से बनाते हैं उस चीज को। तो आपको है ना यहाँ पे नहीं डालेगा, लेकिन जो यूपी में कर रहा है काम आपके लिए, ढोकला बना रहा है या फिर जो खांडवी वगैरह जो भी कुछ बना रहा है, गुजराती डिश बना रहा है, तो वो क्या है, वो उसमें इतना मीठा नहीं डालेगा, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ का आदमी इतना मीठा नहीं खाएगा। लेकिन गुजराती लोग क्या है कि गुजराती लोगों को मीठा ज्यादा पसंद है, तो वो अपनी हर चीज में मीठा डालते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप साउथ में जाओगे, वहाँ की चटनी हो गई, है ना, डोसे के संग मिलती है जो, तो वो सब चीजों का आपको वैरायटी मिलेगी। वहाँ का सांभर हो गया, वहाँ का उपमा हो गया, उत्तपम हो गया, ये सब चीजें क्या है जो कि लोकल डिशेज है वहाँ की, साउथ की, ठीक। तो उनको वो क्या है, वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाई जाती है, जो कि आपको टेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा यहाँ से, ठीक। चलो खाने पीने की बात हो गई, इसके बाद बात करते हैं म्यूजिक एंड डांस की। अब इंडिया में देखो क्या है कि क्लासिकल म्यूजिक और क्लासिकल डांस दोनों ही फेमस है इंडिया के, और वो भी केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी उतनी ही फेमस है जितनी की इंडिया के अंदर है, ठीक। तो जो इंडिया का जो म्यूजिक है, वो एक तरीके से ये कह सकते हो आप कि दो दो भागों में बटा हुआ है। एक होता है हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक और एक होता है हमारा कर्नाटक म्यूजिक, ठीक। हिंदुस्तानी म्यूजिक क्या होता है, जो कि किस में होता है डिवाइड, एक नॉर्थ इंडिया में होता है, जो होता है वो होता है, क्या होता है, सॉरी 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 सॉरी, जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक होता है वो हमारे नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है, और जो हमारा कर्नाटक म्यूजिक होता है वो हमारा किस में पाया जाता है, साउथ इंडिया में, ठीक है। और इसमें अलग अलग तरीके के डांस फॉर्म भी होते हैं। डांस फॉर्म जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, है ना, मोहिनी अट्टम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये सारे क्या है हमारे क्या बोलते हैं डांस फॉर्म्स हैं इंडिया के, क्लासिकल डांस, ओके। फिर इसके बाद आ जाती है क्लोथिंग। अब क्लोथिंग क्या होता है, जो आपकी वेशभूषा है। अब आप ये कहोगे कि नहीं सर ये हम तो पैंट शर्ट पहनते हैं, ऐसे ही हमने दिल्ली में भी देखा है लोगों को पहने हुए, ऐसे ही हमने पंजाब में भी देखा है, ऐसे ही हमने राजस्थान में भी देखा है, गुजरात में भी देखा है, साउथ में भी देखा है, सब जगह पैंट शर्ट ही पहनता है आदमी, है ना, साड़ी पहनती है या फिर सूट पहनती हैं औरतें, है ना। तो लेकिन नहीं, क्लोथिंग का मतलब है यहाँ पे जो कि आपका ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, ठीक है ना। यानी कि ये चीज क्या होती है, ट्रेडिशनल क्लोथिंग जो होती है वो रीजन टू रीजन वेरी करती है। जैसे कि अब जो धोती कुर्ता है, कुर्ता पजामा है ना, ये सारी चीजें जैसे आप देखोगे कि हरियाणा में आज भी जो बुजुर्ग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पहनते हैं जैसे क्या होते हैं ना, धोती और पगड़ी पहनते हैं, है ना। पंजाब में चले जाओ आप, तो वहां पे पगड़ी पहनी जाती है अलग से, है ना, सरदारों के द्वारा, तो वो उनका धर्म के प्रति दिखाता है। और राजस्थान में भी पगड़ी बांधते हैं, लेकिन उनका पगड़ी बांधने का मकसद अलग है ना। उनका क्या है, वो उनका धर्म से रिलेट करता है सरदारों को पगड़ी। लेकिन राजस्थान में जाओगे तो वो किस लिए है कि जैसे राजस्थान में पड़ती है बहुत ज्यादा गर्मी, है ना, और जो रेगिस्तानी भाग है उसमें रेत भी उड़ती है साथ में, तो जो पगड़ी होती है वो आपको किससे बचाती है, धूप और गर्मी से बचाती है ना। और जो धूल उड़ रही है उसके द्वारा ही वो जो पगड़ी को खोल के वो अपना मुंह भी बचा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हो जाती है जो कि अलग कर देती हैं क्लोथिंग को हर जगह की। साउथ में जब आप ये देखोगे कि नॉर्थ में जब शादियां होती हैं तो जो लड़की होती है वो क्या है, वो लहंगा पहनेगी,
और लड़का जो है वो क्या पहनेगा, शेरवानी या फिर कोट या पैंट। ठीक। लेकिन आप साउथ में जाओगे तो साउथ में आप क्या देखते हो कि लड़के को क्या पहनाया जाता है, धोती, है ना, और ऊपर ऊपर कुछ नहीं, एक तरीके का स्वाफी टाइप होती है ना, वो पहना देते हैं। और लड़की पहनती है सिल्क की साड़ी, सिंपल, मतलब सिंपल तो नहीं होती, बहुत अच्छी साड़ी होती है, लेकिन उनका देखिए आप कितना सिंपल तरीके से किया गया शादी, है ना। और यहाँ नॉर्थ इंडिया में आते हो तो उतना ही, जितना उनका सिंपल है उतना ही नॉर्थ इंडिया में ज्यादा शोषा करके चीजें दिखाई जाती हैं, है ना। तो ये क्या दिखाती है आपको, इंडिया में क्लोथिंग का वो दिखाती है वैरायटी, यानी डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा है नॉर्थ साउथ में, है ना, ईस्ट वेस्ट में, ये सारी चीजें दिखाती है। इसके बाद आ जाता है हमारा म्यूजिक एंड फेस्टिवल, सॉरी फेस्टिवल के बारे में बात करेंगे। अब इंडिया में देखो, अभी आपकी दिवाली निकल के गई है ना, तो ये क्या है, फेस्टिवल, इंडिया को क्या बोला जाता है, ए नेशन ऑफ फेस्टिवल, यानी कि त्योहारों का देश। यहाँ पे आप हर महीने, ऑलमोस्ट हर महीने आप कोई ना कोई धर्म से रिलेटेड एक फेस्टिवल आपको देखने को मिल जाता है। ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है ना। एक सेकंड, तो इंडिया को क्या कहा जाता है, द नेशन ऑफ फेस्टिवल्स। तो यहाँ पे आपको है ना क्या मिलेगा, हर महीने, अभी देखिए अक्टूबर में आपकी दिवाली पड़ी, उसके साथ साथ कई सारे और भी त्योहार पड़ते हैं, जैसे गोवर्धन हो गया, है ना। फिर अब आपकी अभी 2-3 दिन पहले ही छठ पूजा निकल के गई है, वो भी एक हमारे नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट नहीं कहेंगे, पूर्वी भारत ही कहेंगे उसे, बिहार रीजन में, है ना। तो हाँ, तो वो छठ पूजा निकली है अभी, ठीक। अभी हमने बात करी 15 तारीख को गुरु नानक देव का जन्म वो है, तो उसकी जयंती है ना, वो भी एक उनके लिए, सिख धर्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है, तो वो उसको मनाएंगे। अभी आप देखोगे फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, दिसंबर में आ जाएगा आपका क्रिसमस, है ना, तो वो किस धर्म के लिए है, वो ईसाई धर्म के लिए है ना। ऐसे ही फिर जनवरी आएगी, जनवरी में क्या होता है आपके, जनवरी में आपका आ जाएगा, आई थिंक महाशिवरात्रि जनवरी में पड़ती है। हेलो, अरे बताइए आप लोग। नो सर, नो सर, फरवरी मार्च, फरवरी मार्च, अच्छा, फरवरी में सर। फरवरी में सर, फरवरी पड़ती है में। सर। ओके ओके ओके, तो जनवरी में कुछ ना कुछ पड़ ही जाएगा, है ना। न्यू ईयर, न्यू ईयर। अरे न्यू ईयर तो होता ही है, 26 जनवरी मान लीजिए, हाँ बिल्कुल, 26 जनवरी। 26 जनवरी हमारे लिए बहुत मकर बड़ा, संक्रांति, हाँ मकर संक्रांति। हाँ, मकर संक्रांति, बिल्कुल सही बोले, मकर संक्रांति में मिस कर रहा था। मकर संक्रांति क्या है, नॉर्थ इंडिया में भी होती है ना। वो क्या होता है, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट होता है ना। जो पंजाबी, जो सॉरी पंजाब में क्या होता है, मकर संक्रांति को किस रूप में मनाया जाता है कि वो जो फसल होती है वो काटी जाती है ना, वो यानी कि साल की पहली फसल होती है, और उसी चीज को पोंगल मनाते हैं केरला में, है ना, नहीं ओणम मनाते हैं, ओणम और पोंगल मनाते हैं तमिलनाडु में, ठीक है। तो वो भी क्या है, वो साउथ में मनाया जाता है, वो भी यही चीज है, फेस्टिवल ऑफ हार्वेस्ट, यानी कि वहां पे भी जो फसल काटी जाती है वो उसके लिए ही मनाया जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन देखिए नाम अलग अलग है दोनों के, लेकिन काम जो भी फेस्टिवल का एक तरीके से स्वरूप है वो बिल्कुल सेम है दोनों जगह, है ना, बस नाम का ही डिफरेंस है। तो ये चीजें आ जाती है, फिर फरवरी आके आएगी, उसमें कुछ पढ़ेंगे, फिर मार्च आ जाएगी, फिर धीरे धीरे शायद मार्च या अप्रैल में आपकी वो पड़ जाती है, होली पड़ जाती है ना। इस तरीके से आप देखे होंगे तो हर महीने कुछ ना कुछ एक चीज, एक ना एक त्योहार पड़ता ही रहेगा। फिर ईद भी आएगी, फिर मुहर्रम भी आएगा, तो ये हमारे मुस्लिम धर्म के हो जाते हैं फेस्टिवल्स। तो ये हमारे क्या हुए, हमारे बहुत सारे जो फेस्टिवल है इंडिया के अंदर वो बताए जा रहे हैं। तो इसके बाद आ जाते हैं फिर हमारा फैमिली, ठीक है नहीं, इसके बाद आ जाएगा हमारा योगा एंड मेडिटेशन। देखो इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडिया को क्या कहा जाता है कि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ योगा एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। यानी कि जो हमारे योगा के जो पतंजलि महाराज थे, पतंजलि वो बाबा रामदेव वाले नहीं, जो असली पतंजलि महाराज थे हमारे, है ना, उन्होंने योग का आविष्कार किया था।
तो उनके द्वारा ही योग का प्रचलन कहाँ हुआ? इंडिया से शुरुआत हुई योग की और मेडिटेशन की, है ना। ये किस लिए ज्यादा यूज किया जाता है योगा एंड मेडिटेशन? हमारे शरीर के लिए, फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बेनिफिशियल बनाने के लिए, समझ गए। तो ये चीज क्या हो जाती है कि जैसे हमारे एक तरीके से आप ये देखोगे कि योगा हमारा इतना फेमस हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। अब इंडिया में नहीं रहा है केवल योगा, अब क्या है वर्ल्ड लेवल पे जा चुका है। अब उसे इस साल जो वर्ल्ड योगा डे मनाया गया है ना, वो आप देखेंगे टाइम्स स्क्वायर जो कि न्यूयॉर्क में है ना, तो वहां पे भी लोगों ने उसे योगा को सेलिब्रेट किया था, नॉट इवन इंडिया बट ऑल्सो न्यूयॉर्क। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि इंडिया से निकली हुई कोई चीज को वर्ल्ड लेवल पे सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज है कि योगा और मेडिटेशन भी हमारे इंडियन कल्चर का एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट है, यानी की एस्पेक्ट है हमारा। इसके बाद है, इसके बाद आ जाता है हमारा फैमिली एंड सोशल स्ट्रक्चर। अब ये क्या बताता है हमें इंडिया कल्चर के बारे में कि जो हमारे यहाँ फैमिली और सोशल स्ट्रक्चर है, फैमिली का स्ट्रक्चर है, वो क्या होता है? जॉइंट फैमिली होती है ना। अभी तक आज से आप मानिए आपके पिताजी जब अपने पिताजी के साथ रहते थे तब वो क्या थे? अपने जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हो सकता है आज भी कई सारे आपके संग आपके सहपाठी हो, है ना, क्लासमेट्स हो जो कि अभी भी जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से जॉइंट फैमिली खत्म हो गई है, लेकिन धीरे धीरे वो चीज खत्म होती जा रही है। जॉइंट फैमिली वाली जो कॉन्सेप्ट था इंडिया के अंदर, वो क्या होता जा रहा है? खत्म होता जा रहा है, ठीक। लेकिन इसमें ये, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका अंदर जो आपके संस्कार थे, है ना, आपकी जो हेरिटेज थी, वो भी खत्म हो रही है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी क्या होता है? आज भी हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि कोई बड़ा आता है तो हम उसके पैर छूते हैं, है ना, और उसका सम्मान किया जाता है। कोई एल्डर आता है हमसे बड़ा, है ना, छोटों को प्यार से समझाया जाता है, प्यार से रखा जाता है। तो ये क्या होता है? हमारा सोशल स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये यही बात हमें दिखाई जा रही है कि इंडिया का जो हेरिटेज है, कल्चर है, वो कितना सिग्निफिकेंट है ना। स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड के ऊपर हमें जोर देता है ये चीज, है ना। और जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इंडिया से निकला है। आप किसी भी देश में जाके देख लेंगे, किसी भी देश में जॉइंट फैमिली कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना। तो ये जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से मिलता है आपको? इंडिया से ही मिलता है। फिर इसके बाद हो जाता है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर वही जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये क्या है? हमारे अलग अलग कल्चर मिलेंगे आपको। नॉर्थ में अलग कल्चर मिलेगा, साउथ में बिल्कुल अलग मिलेगा, जो मैंने अभी बताया जैसे शादी का, है ना। नॉर्थ में बहुत बढ़िया तरीके से शेरवानी, लहंगा, ये सब खरीदो, ये करो, वो करो, है ना, इस तरीके से शादी करी जाती है। और साउथ में उतना ही सिंपल तरीके से लड़के को धोती पहनाई, ऊपर से एक साफा डाला, और लड़की को कांजीवरम सिल्क पहनाया साड़ी, और शादी हो गई। तो ये क्या दिखाता है? कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाता है। और एक और एग्जांपल आप दे लीजिए, जैसे जो मकर संक्रांति, है ना, तो और हमारे ओणम है, ओणम हो गया, पोंगल हो गया, ये दोनों क्या है? हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन क्या है? नाम अलग अलग है भले, लेकिन दोनों में पूरी तरीके से समानता है। तो ये क्या है? डाइवर्स होके भी एक साथ है। ओके। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स। हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स में क्या क्या आएंगे? जो हमारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, है ना, मॉन्यूमेंट्स हो गए या फिर टूरिस्ट प्लेसेस हो गए, है ना, जो मंदिर हो गए, तो जामा मस्जिद हो गई, ये सारे क्या है? हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं। और लैंडमार्क का मतलब से आप क्या समझते हो कि जैसे आपके घर के सभी का घर होगा जहाँ पे, उसके आसपास में कोई ना कोई एक ऐसी जगह होगी जिसे बता के आप किसी को भी एड्रेस दे रहे हो, तो आप उसे ये कहते हो कि ये जगह पे आ जाना, उसके बाद मैं बता दूंगा कहाँ पे आना है ना। तो ये होते हैं लैंडमार्क्स। तो इसी तरीके से इंडिया के लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं? हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं? ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, है ना, खजुराहो के मंदिर हो गए, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो गया, जामा मस्जिद हो गई दिल्ली में, लाल किला हो गया आगरा में, एक लाल किला दिल्ली में भी है ना। तो ये सब चीजें क्या है? हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और हमारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क भी हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। अब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में क्या आएगा? जैसे हमारा होता है आयुर्वेदा, आयुर्वेदा हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, है ना, वास्तुशास्त्र हो गया। वास्तु क्या होता है? जो कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड होता है, यानी कि किसी भी घर की कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है XYZ, जरूरी नहीं है कि घर ही बनना है, कुछ भी
आप एक कोई दुकान बना रहे हो या कोई फैक्ट्री डाल रहे हो, है ना, पार्क बना रहे हो कोई, है ना, पार्क बनते हैं, वो चीज। तो इन चीजों के ऊपर क्या देखा जाता है, वास्तु देखा जाता है। वास्तु का क्या मतलब है कि क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो ये चीज दिखाती है कि ये वास्तुशास्त्र के अंदर क्या दिखाया जाता है कि जो उसका डिजाइन है और आर्किटेक्चर प्रिंसिपल्स हैं, डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, और वो आपको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे, है ना। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, वास्तुशास्त्र में आ जाती हैं। ऐसी आयुर्वेदा है। आयुर्वेदा क्या है कि जो आपके लिए, जैसे आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर कई सारे स्पा, वो सॉरी स्पा बोल रहा हूँ, आयुर्वेदिक सेंटर होते हैं। आयुर्वेदिक सेंटर का क्या काम है, जो आपके लिए एक तरीके से ऐसा माहौल बनाता है कि आप स्ट्रेस फ्री हो जाते हो। और आयुर्वेद के और भी कई सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। तो आयुर्वेद भी होता है हमारा ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में। अब तो इंडिया ने आयुष के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बना दी है, और एक आयुष मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो गया है, आयुर्वेद से ही सेंटर्ड है वो बिल्कुल। और ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, ये मेडिसिन में आ जाती हैं, ट्रेडिशनल मेडिसिन होती हैं, जिसमें कि आपके देसी तरीके से इलाज किया जाता है ना। जैसे कोरोना आया था, है ना। कोरोना के टाइम पे सबसे ज़्यादा आयुर्वेद और योगा का चलन बढ़ा था कि आप एक पौधा होता है, बेल होती है, गिलोय, है ना। तो ये कहा जाता था कि गिलोय खाओ, उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो लोगों ने गिलोय खाना शुरू कर दिया। इससे पहले शायद मेरे हिसाब से, मैं तो नहीं जानता था गिलोय, है ना। तो इससे पहले शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे, जैसे हमारे पिताजी हैं, वो जानते हैं गिलोय क्या था। तो उन्होंने हमारे घर में पेड़ लगा दिया, मतलब वो बेल लगा दी। तो इस तरीके से हमारे हमारे जो वो हैं, हमारे एल्डर्स जो हैं, वो भले ही जानते होंगे इन चीज़ों के बारे में, लेकिन हमें नहीं पता थी। लेकिन अब हमें पता चली है कि ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, और देसी है बिल्कुल, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा हर तरीके से। इसके बाद आ जाता है हमारा एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है, जो कि तारे, जो खगोल होते हैं ना, जो भी ग्रह नक्षत्रों की जो जानकारी होती है, वो किसमें आ जाती है, हमारी एस्ट्रोलॉजी में आ जाती है। जो कि जैसे होते हैं ना ज्योतिष शास्त्र, हाँ, ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं उसे। तो ये क्या है, हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस में ये तीन चीजें मेन है। क्या, आयुर्वेदिक, आयुर्वेद वाली जो प्रैक्टिस है, एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिसेस, और वास्तुशास्त्र, ये तीनों चीजें इंडिया से ओरिजिनेट हुई हैं। ठीक। अब इसके बाद आ जाता है इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल कल्चर। अब इंडिया का जो कल्चर है, उसका इन्फ्लुएंस क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है। एक तो खान पान में हुआ है, क्योंकि सारे मसाले जो भी इंट्रोड्यूस किए गए वो इंडिया की तरफ से किए गए। उसके बाद आ जाता है क्लोथिंग। अब आप जो फॉरेनर्स होते हैं वो काफी इन्फ्लुएंस रहते हैं, इंडियन साड़ी हो गई, है ना। और जब आगरा आते हैं, ताजमहल में आते हैं, घूमने आते हैं, तो वो शेरवानी पहन के फोटो कराते हैं। क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी हम यहाँ पे हैं तो हम ये चीज ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब वो वापस अपने देश में चले जाएंगे तो उन्हें वो ट्राई करने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपकी क्लोथिंग का इफेक्ट हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया। इसके बाद आया था स्पिरिचुअलिटी। आपने कई सारे देखा होगा, जो कि मथुरा में इस्कॉन टेम्पल जो है, वहां पे आपने बहुत सारे विदेशी लोग देखे होंगे। तो वो क्या किस लिए आए हैं, भक्ति करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए आए हैं। किसकी, कृष्णा की भक्ति के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारा ग्लोबल पे, है ना। ग्लोबल कल्चर पे हमारा सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस किस पे है, स्पिरिचुअलिटी पे है। इसके बाद आ जाता है कि हाँ, इसके बाद हमारा खाना पीना तो हो गया, चलिए, है ना। और इसके बाद और है, ग्लोबल कल्चर हैज बीन एम्ब्रेस द एंड अडॉप्ट द पीपल अराउंड द वर्ल्ड। यानी कि इंडिया का जो भी कल्चर है उससे बहुत ज्यादा फैसिनेट होते हैं जो भी फॉरेनर्स होते हैं, है ना। जिस तरीके से इंडिया में आज भी बफेलो से दूध निकाला जाता है, लेकिन विदेशों में क्या होता है, उसके लिए मशीन का यूज किया जाता है। तो वो उस चीज को देख के उनके लिए बहुत नया होता है वो एक्सपीरियंस। तो जो मतलब, हेलो, ओके। तो जो कल्चर है, गांव वाला जो कल्चर है, उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है ना, सरप्राइजिंग होता है उनके लिए। वो पहली बार देखते हैं कि इतने बड़े फील्ड हैं, वहीं पे लोग सो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, है ना। ये सारी चीजें देखने के लिए फॉरेनर्स बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, है ना। तो ये चीजें का इम्पैक्ट है हमारी हर एक चीज का, इंडिया की हर एक चीज का ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट है आज की डेट में,
क्यों? क्योंकि वो ये सिखाता है कि एक तो देख लो आप, सबसे पहली बात के फैमिलीज वाला इम्पैक्ट, कि वो जॉइंट फैमिली को प्रमोट करता है ना। और हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, अभी दिवाली निकल के गया, दिवाली में हर जगह, है ना, नासा हमेशा एक फोटो अपलोड करता है इंडिया की दिवाली की, ठीक है। वो एकदम जगमगा रहा होता है इंडिया, अलग ही दिखेगा ऊपर स्पेस पे, है ना। तो नासा को क्या जरूरत है भाई दिखाने की, लेकिन ये इम्पैक्ट दिखाता है हमारे इंडिया का कि ग्लोबल लेवल पे कितना बड़ा इम्पैक्ट है हमारे इस दिवाली त्योहार का, है ना। तो ये सारी चीजें हमारा का क्या दिखाती हैं कि हमारे जो इन्फ्लुएंस है हमारा ग्लोबल कल्चर पे, ये सारा इन्फ्लुएंस दिखाया जा रहा है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारा जो टूरिज्म है उसकी। हम्म जो हमारा टूरिज्म, एक मिनट, हाँ इसे हटा दूं यहाँ से, ठीक। हाँ। अब ये क्या बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया। अब देखिए, जो हमारा tourism and heritage management plays a significant role in India due to the country's rich and diverse culture and natural heritage. The sector contributes to Indian economy, promotes cultural understanding and foster nation pride. ये क्या बता रहा है हमें कि जो हमारा डाइवर्स कल्चर है ना, डाइवर्स कल्चर मतलब हर जगह का कल्चर अलग है। हमारा इंडिया 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों में उनका अलग कल्चर देखने को मिलेगा। तो ये क्या बन जाता है, हमारा डाइवर्स कल्चर बन जा रहा है। और हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज दैट मीन्स कि जैसे नीलगिरी की पहाड़ियां हैं साउथ में, है ना, उसमें आपको क्या मिलेगी, कार्डमम की पहाड़ी मिलेगी। कार्डमम यानी इलायची, है ना। साउथ में सबसे ज्यादा खड़े मसाले पाए जाते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, कश्मीर हो गया, और राजस्थान में रेगिस्तान हो गया। ये क्या है, हमारा नेचुरल वो है हेरिटेज। और इसके अलावा भी और बहुत सारे हेरिटेज साइट है, हमारी मॉन्यूमेंट्स हैं, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया। ये सारी चीजें क्या है हमारा क्या दिखाता है, इम्पोर्टेंस दिखाता है टूरिज्म की इंडिया में। अब आप ये मानिए कि कोई भी आता है सीधे विदेश से, दिल्ली उतरेगा, दिल्ली उतर के सबसे पहले वो क्या बोलता है जाने के लिए, क्या घूमना है उसे, ताजमहल घूमना है। अगर वो किसी से अपने देश में बोल के भी आता है तो क्या बोलता है, आप इंडिया जा रहा हूं ताजमहल घूमने, ठीक है। तो यानी ताजमहल क्या है हमारे लिए एक बहुत बड़ा हमारा हेरिटेज है, कि वो उसके नाम से ही लोग जानते हैं इंडिया को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये है कि उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि इंडिया का मतलब ताजमहल, है ना, और ताजमहल का मतलब इंडिया, तो उससे रिलेट करते हैं लोग। ये चीज दिखाती है कि कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे देश में टूरिज्म, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं। ताजमहल हो गया, ताजमहल से पुरानी साइट्स भी हैं, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, है ना। आप एक बार कभी आपका चांस पड़े तो जरूर विजिट करिएगा अजंता एलोरा की गुफाएं, है ना। और उसके बाद जैसे होती है लाल किला हो गया, है ना, तिरुपति बालाजी मंदिर हो गया, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो गया, और सोमनाथ मंदिर हो गया, क्या नाम है, बंगाल का, वो सॉरी जो मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया है ना, इंडिया गेट है। ये सारे क्या है हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं और जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि हमारा क्या है इन टूरिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन्हीं को देखने के लिए लोग बाहर बाहर से लोग आते हैं देखने के लिए, है ना। इसके बाद आ जाता है टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट इन इंडिया आर क्रूशियल फॉर नेशन इकोनॉमी, कल्चर प्रिजर्वेशन एंड इंटरनेशनल इमेज। यानी कि जो हमारा ये मैनेजमेंट जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट की, क्यों जरूरी है। पहली बात तो हमारी आ जाती है इकोनॉमी, ठीक। उसके बाद आ जाता है कल्चर प्रिजर्वेशन, और उसके बाद आ जाता है हमारी इंटरनेशनल इमेज। अब तीनों को चीजों को समझिए। इकोनॉमी क्या हो गई, जो हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर कोई आदमी आ रहा है ताजमहल विदेशी, तो उसकी टिकट है मानिए 1100 रुपए, मानिए नहीं है 1100 रुपए की टिकट है, और आम जो इंडियन है उसके लिए कितनी है, 250 रुपए, जो कि अंदर जाने की है ना, अंदर जाने की जो प्लेटफॉर्म होता है। हेलो, कौन है आप, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए। थैंक यू। हाँ,
तो ये क्या है, इकोनॉमी को दिखाता है कि उससे हमारे लिए कितनी बड़ी इकोनॉमी जनरेट होती है, रेवेन्यू जनरेट होता है ना। तो ये चीज क्या दिखाता है हमारा कि इकोनॉमी पे कितना अच्छा असर है इसका, टूरिज्म का, है ना। अभी तो ये केवल मैं आपकी ताजमहल की बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो बथेरी हजारों साइट्स हैं ऐसी जो कि रेवेन्यू जनरेट करती है इसी के द्वारा, टूरिज्म के द्वारा, है ना। उसी से हमारी होटल इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, इसी से हमारी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, इसी से हमारी क्यूजीन इंडस्ट्री भी जुड़ी हुई है, मतलब रेस्टोरेंट, है ना, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट वेंडर्स जो होते हैं, है ना, वेंडर मतलब जो कि आर्टिफैक्ट बेचते हैं, जो सामान बेचते हैं, लोकल सामान बेचते हैं, जो कि आपने देखा होगा आगरा में ताजमहल बेचते हैं। तो ये क्या है, ये एक तरीके से रेवेन्यू तो जनरेट कर ही रही है, उसके साथ साथ जॉब का क्रिएशन भी कर रही है। जैसे होटल इंडस्ट्री है, उसमें बहुत सारे जॉब्स होते हैं, फिर है ना, कोई शॉप है, शॉप में वो सामान बेच रहा है किसी हिस्टोरिकल साइट के, तो वो बहुत अच्छा क्या हो जाता है, एक सोर्स हो जाता है इनकम का लोगों के लिए। तो उसके बाद आ जाती है हमारी बात, किसकी आती है, कल्चर प्रिजर्वेशन, यानी कि जो कल्चर है उसको भी प्रिजर्व करने का काम करता है हमारा टूरिज्म। कैसे कि जैसे हमने अभी जैसे ताजमहल को ही ले लीजिए, वो इस्लामिक कल्चर है ना, इस्लाम मतलब मुगलों ने बनवाया था, तो उनका ही कल्चर वो दिखाना चाहेंगे उसमें, ठीक है। तो उर्दू से लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उसको हिंदी में भी डब करके लिखा गया है वहां पे, है ना। और जो उसकी स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर है एक तरीके से, ठीक है। तो इस्लामिक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो कि गुम्बद बना हुआ है वो इस्लामिक स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। तो और जैसे अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, तो उसमें क्या है, कार्विंग हो रखी है। कार्विंग मतलब किसी भी चट्टान के ऊपर उस पे आकृतियां बना देना, है ना। खुजराहो के मंदिर हैं, उसपे देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है, और उसको प्रिजर्व करने का ही काम किसका है, हमारी लोगों का है, हमारी सरकार का काम है, ठीक। तो जब अगर टूरिज्म अच्छा होगा, है ना, कोई उसे बार बार देखना आना चाहता है, तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाएगा। इसके बाद आ जाती है तीसरी चीज क्या है हमारी, कि इंटरनेशनल इमेज। इंटरनेशनल इमेज जैसे अगर ताजमहल है तो आदमी देखने आता है, ठीक, तो उससे वो क्या है, एक अच्छी इमेज लेके जाता है इंडिया की कि कितना अच्छा बना हुआ है ताजमहल। फिर खाना खाएगा यहाँ का कि कितना अच्छा खाना बना है यहाँ का, है ना, ऐसा टेस्ट नहीं किया हमने कभी, है ना। और फिर कपड़े पहनेगा, सिल्क के कपड़े पहनेगा, है ना। तो वो क्या लेके जाएगा, एक अच्छी इमेज लेके जाएगा इंडिया, इंडिया से, ठीक है ना। तो ये चीज हमें क्या दिखाती है, एक तो इकोनॉमी, टूरिज्म मैनेजमेंट की क्या जरूरत है हमारे लिए, एक तो इकोनॉमी के लिए, हमारे कल्चर प्रिजर्वेशन के लिए, और हमारा इंटरनेशनल इमेज के लिए। और क्या होता है, ये जो हमारा डाइवर्स हेरिटेज है ना, लोगों के लिए बहुत सारी जॉब्स का क्रिएशन भी करता है ना। ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, हमारी टूरिज्म से ही रिलेटेड है। जैसे ये देखिए, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर हेरिटेज मैनेजमेंट। तो फर्स्ट चीज क्या है, एप्रिशिएटिंग कल्चर सिग्निफिकेंस, यानी कि जो हमारा कल्चर है उसको एप्रिशिएट करना। फिर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, यानी कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं, मंदिर वगैरह बने हुए हैं, उनको कंजर्व करना, यानी कि उन्हें संरक्षित रखना, और उनका रिस्टोरेशन, भाई कोई भी चीज है धीरे धीरे समय के साथ खत्म होती है ना, तो उसका रिस्टोरेशन भी जरूरी है। फिर आ जाता है सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म मतलब आप सस्टेनेबिलिटी को ये समझिए कि जैसे आप कोई भी चीज को यूज कर रहे हैं, तो उसको इस तरीके से यूज करिए कि आगे के लोगों के लिए भी वो ऐसा रहे कि वो उसे वो लोग भी यूज कर सके, है ना। इस चीज को इस तरीके से समझिए। सर कल असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा? हाँ जी, हो जाएगा, ठीक। सर प्लीज किसी से बोल दीजिए असाइनमेंट डाल दें ग्रुप पे। मैं डाल दूँ, ओके सर। ठीक। फिर इसके बाद आया था कम्युनिटी इंगेजमेंट, अपने माइक ऑफ, हाँ, कम्युनिटी इंगेजमेंट। कम्युनिटी इंगेजमेंट यानी कि टूरिज्म है, ठीक, तो उसके साथ एक जैसे टूरिस्ट लोग होते हैं वो एक कम्युनिटी बन गई है। फिर उसके बाद आ गए हमारे होटल रेस्टोरेंट वाली एक कम्युनिटी बन गई, ठीक है। तो ये एंगेजमेंट होता रहता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। कि अगर टूरिज्म हुआ तो होटल इंडस्ट्री रहेगी, खाना पीना रहेगा, है ना, और खाना पीना रहेगा तो टूरिज्म भी रहेगा, है ना। दोनों ही अपनी जगह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फिर इसके बाद आती है एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अवेयरनेस जैसे कि एजुकेशन मिलती है हमें उस समय के बारे में, कि उस समय किस तरीके से ये चीज बनाई गई, है ना, कितनी मेहनत लगी, कितना आर्टिशंस ने कितना काम किया इस पे, कितने फाइन वर्क किया,
है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं हमारी एजुकेशन एंड अवेयरनेस के लिए बात करती है। अब इसके बाद आ जाता है ये यूनेस्को की बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम, कि यूनेस्को क्या है, कि एक संस्था है यूएन के द्वारा बनाई गई, जो कि हमारा जैसे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को सिग्निफाई करती है, यानी कि बताती है ना। तो उससे क्या होता है कि एक पूरे दुनिया में वो चीज फेमस हो जाती है, और वो किस लिए फेमस होती है कि वो अपनी यूनिकनेस के लिए फेमस होती है, तो इसलिए लोग उसे देखना जरूर चाहते हैं। तो अगर यूनेस्को की साइट्स इंडिया में होंगी तो उससे क्या होगा, इंडिया के टूरिज्म को बहुत बढ़ावा मिलेगा। आप देख सकते हैं जैसे यूनेस्को की क्या फुल फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये क्या है, इंडिया में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, 43। इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स लोकेशन। इसमें यानी कि नेचुरल लोकेशंस भी हैं, जैसे सुंदरबन का डेल्टा है जो पश्चिम बंगाल में है, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं यूनेस्को के में। ये देखिए ऐसी है अजंता के मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, हुमायूं का टॉम, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क यानी कोणार्क का सूर्य मंदिर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फतेहपुर सीकरी, खजुराहो के मॉन्यूमेंट, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, सांची स्तूप जैसे, नालंदा यूनिवर्सिटी, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो कि एक रेलवे स्टेशन है मुंबई में, आगरा फोर्ट यूपी का, है ना, ये महाबोधि टेम्पल बिहार, ये सारी क्या है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं इंडिया के अंदर। अब इसके बाद आता है हमारा फिलोसफी एंड रिलीजन। फिलोसफी क्या होती है, फिलोसफी और रिलीजन क्या है, दो इंटरवेंट फेसेट्स हैं ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड कल्चर दैट हैव प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग सोसाइटी एंड इंडिविजुअल अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि रिलीजन और फिलोसफी क्या है, ह्यूमन के दो मतलब एक तरीके से एक दूसरे के परस्पर है ना, जो भी क्या करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं, किसके लिए, सोसाइटी के लिए, और एक स्वयं के लिए, मतलब एक इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल के लिए भी वो क्या करते हैं, अपना कल्चर और थॉट्स को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, है ना। रिलीजन एंड फिलोसफी आर डीपली एम्बेडेड इन ह्यूमन कल्चर एंड हिस्ट्री, ऑफरिंग गाइडेंस ऑन बिलीफ सिस्टम, एथिक्स एंड परस्यूट ऑफ विजडम। यानी कि रिलीजन एंड फिलोसफी क्या किस चीज पर जोर देते हैं, अपने कल्चर हेरिटेज पे, है ना, कल्चर एंड हिस्ट्री पे, गाइडेंस ऑन बिलीफ सिस्टम यानी कि आपको बिलीव रखना है किसी पे, है ना, वो उस चीज के बारे में देते जिससे जो कि आपको गाइड करेगा, है ना, बोलते हैं ना कि ठीक। तो और एथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं, जो कि आपको सही गलत के बारे में सिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। एक सेकेंड, चलिए बच्चे ऐड है मेरे में, मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, रुक जाओ, 30 बच्चे हैं, ठीक 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 है। एक मिनट, है ना, 2 मिनट रुकिए आप, थोड़ी सी कुछ कंफ्यूजन हो रही है। मैं भी आप लोगों को नहीं सुन पा रहा हूँ, अभी कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी सर। यस सर। यस सर। ओके ओके ओके, अभी अभी खत्म करते हैं हम, ठीक है, बस 2 मिनट और लूंगा मैं आपकी, 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट, ठीक है ना। ओके हाँ, ओके सर। मैं
अभी बस ये भेज दूं सर को। अपना माइक ऑफ कर लेना बेटा, माइक ऑफ कर लो। तो जो हमारी जो डेफिनेशन है वो क्या बोलती है हमारी, नहीं अभी हम कहाँ थे, कि जो हमारी फिलोसफी और रिलीजन है वो क्या सिखाता है हमें, बिलीफ सिस्टम सिखाता है ना, एथिक्स सिखाता है, यानी कि राइट और रॉन्ग में अंतर करना सिखाता है, क्या सही है क्या गलत है, एंड द परस्यूट ऑफ विजडम, यानी कि ज्ञान के ऊपर जोर देता है। सॉरी एक मिनट, ये से मैं कर दूं स्लाइड शो। ठीक है, ज्ञान के ऊपर ज्यादा जोर देता है कि आप ज्ञान को फॉलो करो, ठीक है ना। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है, फिलोसफी एंड रिलीजन में। अब इसके बाद ये क्या था, दे कंट्रीब्यूट टू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन थॉट्स एंड प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग लाइफ प्रोफाउंड क्वेश्चंस एंड मिस्ट्रीज, यानी कि जो फिलोसफी है और जो रिलीजन है, जो दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं, वो क्या बताता है कि जो ह्यूमन की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, यानी कि जो बहुत सारी बाधाएं जो आती हैं, उनके जो कॉम्प्लेक्स थॉट्स आते हैं, है ना। हेलो, हाँ भाई, जो ग्रुप में था मेरे उसी में था। क्लास तो चल रही है मेरी, अब मैं क्या कहूँ बताओ। हाँ हाँ, एक मिनट, तूने कौन सा link दिया है? मेरे पास है ये लिंक, कौन सा है लास्ट बताना, DKWARDTGWS। भाई मैंने क्यों लिंक बना दिया? हाँ DKWARDTGWS। यार बच्चे तो लेकिन ज्वाइन हो गए हैं ना मेरे में। कल का है मैंने, लेकिन अब कोई बात नहीं। क्लास खत्म हो, भेज दिया मैंने, भेज दिया। क्लास चलिए आज अभी इतनी रखते हैं, ठीक है, कल इसे कंटिन्यू करेंगे, अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। ओके सर असाइनमेंट भेज दीजिए। हाँ मैं भेज दूंगा, एक मिनट सर रुकिए, आईटीएस का क्या? लगा देना। एक मिनट, एक सर जी मिनट ले रहा हूँ, अटेंडेंस लगा देना। मैं अटेंडेंस ही ले रहा हूँ, मैंने एक शुरुआत में ले ली है अटेंडेंस। हाँ अभी जी आप रुकिए, सर। 2 मिनट और रुकिए, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर 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 जी हम थोड़ा सा लेट हो गए, अटेंडेंस मेरी भी लगा देना। हाँ, जो इस समय मौजूद है उसकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके, ओके ओके सर। सर सर। आईटीएस थैंक यू। की क्लास? तो जाए। एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट। इसमें कितने लोग हैं? ठीक है, इसमें मेरे पास है ना, इसमें टाइम भी आ रहा है कि कितने लोग कितनी देर से ग्रुप से जुड़े हुए हैं, मेरे पास सारी डिटेल है। कोई 27 मिनट से है, कोई 31 मिनट से, कोई 1 मिनट से है, अंकित कुमार, है ना। सर मैं लेट हो गया था। सर मैं 3 बार हो गया, हाँ, सर मैं 3-4 बार हो गया। कोई बात नहीं, उससे ठीक फर्क है। नहीं पड़ता, वो अपने आप। खाली एक अरशद खान 56 सेकंड से हैं, ठीक है, 3 मिनट वाले। डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं, अब चलो लग गई, सबकी लग चुकी सर है, ठीक मेरा। है, सबकी लग गई, सबकी लग गई, ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक्स सर। थैंक यू। ओके, मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, वो ओके।
मैथ की लिंक सेंड कर दो सही क्लास की। ओशी ओशी